हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सेल के कुछ नोट्स जो कि हैंड रिटन होने वाले हैं। एंड ये मेरे नाइन्थ क्लास के प्रिपेयर्ड नोट्स हैं और हैंड रिटन हैं। तो ये आप लोगों को एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। इसमें एनसीईआरटी भी है प्लस आपके एक्स्ट्रा नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आप लोग इसको उतार सकते हो कॉपी में एंड इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल एक तरीके से आपकी बुक में भी दे रखा है, बेसिक यूनिट एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। जिस तरीके से एग्जाम्पल ले लेते हैं एक वॉल को बनाने के लिए ब्रिक्स का यूज़ किया जाता है। एंड इन ब्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं, ये एक बेसिक यूनिट है एक वॉल को खड़ा करने के लिए। इसी तरीके से एक ऑर्गेनिज्म को खड़ा करने के लिए उसके अंदर एक सेल होना ज़रूरी है। और ऐसे ही जाने कितने सेल मिला करके एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। समझ आया? जैसे एक वॉल है, उसको बनाने के लिए ब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, एक की नहीं काफ़ी सारी। इसी तरीके से एक सेल की ज़रूरत नहीं पड़ती ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए, बट बहुत सारे सेल्स की ज़रूरत हमें पड़ेगी। रॉबर्ट हुक के बारे में अगर हम थोड़ा सा जान लेते हैं तो इन 1665 में उन्होंने ऑब्जर्व किया था एक थिन कॉर्क स्लाइस को। अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के थ्रू उन्होंने क्या देखा, उन्होंने उस कॉर्क स्लाइस के अंदर क्या देखा, ये हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने देखा। आप लोगों को पता होगा हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरीके का होता है, हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल ऐसे क्यों कह रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 इसकी साइड्स हैं। बेसिकली इसी वजह से इसको हेक्सागोनल नाम दिया गया। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत एक्स्ट्रा है, इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं बताया। आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हो, नोट डाउन कर लेना। देन इसके अंदर ये चीज़ को उन्होंने क्या बोला, सेल्यूला। इसका नेम सेल कैसे पड़ा, अगर इसका नेम इन्होंने सेल्यूला रखा। सेल्यूला का मतलब होता है लैटिन मीनिंग होता है इसका स्मॉल रूम्स। तो बेसिकली आप लोगों से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है जो ये स्मॉल रूम्स, सेल्यूला का जो मतलब है स्मॉल रूम्स होता है, क्या होता है, तो स्मॉल रूम्स होता है, ये पूछा जा सकता है। सेकेंडली आपसे पूछा जा सकता है ये कैसा मीनिंग है, मतलब ये कैसा वर्ड है, जो सेल्यूला है ये कौन सा किस लैंग्वेज का वर्ड है, तो आप लोग क्या बोलोगे, लैटिन। बुक माइक्रोग्राफिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, आपसे पूछी जा सकती है। फादर ऑफ साइटोलॉजी की बात करते हैं अगर, तो वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कौन है, फादर कहलाते हैं साइटोलॉजी के, क्योंकि इन्होंने ही सेल को डिस्कवर किया है बेसिकली। देन एंटोन वेन ल्यूएनहुक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले माइक्रोस्कोप में सबसे पहले लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था। कहाँ, पॉन्ड वाटर में सबसे पहले। कब किया था, 1674 में किया था। और वो रॉबर्ट हुक ने कब किया था, 1665 में। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1674 में एंटोन वेन ल्यूएनहुक ने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप डिस्कवर किए थे लिविंग सेल्स। ठीक है, लिविंग सेल्स, सबसे पहले लिविंग सेल्स डिस्कवर करने वाले थे एंटोन वेन ल्यूएनहुक। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था क्या, न्यूक्लियस इन सेल ऑफ रूट्स ऑफ ऑर्किड इन 1831। कब किया था, 1831। तो अगर आप लोगों को मैं बता दूं, इसमें AMU 11th एंट्रेंस के भी आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चंस इसी में ही मिल जाएंगे, इस चैप्टर के। तो आप लोगों को पूरा चैप्टर डिटेल्ड में मैंने इसमें बनाया है, तो ये पूरा वीडियो ज़रूर देखना इसको। ठीक है, हो सकता है ये पार्ट 1 में चला जाए, पार्ट 2 आए तो, बट लेंदी वीडियो ना हो, इस वजह से आप लोगों को पार्ट्स में भी हो सकता है ये वीडियो मिल जाए। सो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस इन द सेल्स ऑफ रूट्स ऑफ ऑर्चिड इन 1831। तो न्यूक्लियस डिस्कवर करने वाले कौन थे प्लांट सेल के अंदर, रॉबर्ट ब्राउन। देन पुरकिंजे आए, इन्होंने क्वाइन किया 1839 में प्रोटोप्लाज्म टर्म। प्रोटोप्लाज्म किसने किया था, पुरकिंजे ने किया था। फॉर फ्लूइड अराउंड द न्यूक्लियस। अब इसमें क्या है, न्यूक्लियस के अराउंड जो भी फ्लूइड है उस और न्यूक्लियस को मिला करके, और ये सारा फ्लूइड जो भी है इन सबको मिला करके नेम दे दिया प्रोटोप्लाज्म। एंड ये जो न्यूक्लियस के अराउंड फ्लूइड है उसको क्या बोला, साइटोप्लाज्म। डिटेल में पढ़ते जाएंगे एक एक करके। पहले हमने क्या बात करी, प्रोटोप्लाज्म की बात की थी। तो प्रोटोप्लाज्म जो है पुरकिंजे ने किया था, तो इसको याद करने का मेथड क्या है, P फॉर पुरकिंजे एंड P फॉर प्रोटोप्लाज्म। ठीक है,
इन ह्यूमन बॉडी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, देयर आर अबाउट कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। एक तरीके का सेल नहीं होता, इसका मतलब काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, और ह्यूमन बॉडी में 200 तरीके के सेल आपको मिल जाएंगे, 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, है ना। और ये भी इंपॉर्टेंट है, टोटल 10 टू द पावर 14 नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, अडल्ट्स में। ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने होते हैं, 10 टू द पावर 14 नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हो गए, 10 की पावर 14 करोगे, कितने ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स से हमारी बॉडी बनी हुई है ना। सेल की थ्योरी, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि सेल थ्योरी क्या थी, एंड सेल थ्योरी को डिटेल में समझाओ। तो ये 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, तो आप लोगों को याद रखना है। ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ये तो अभी कुछ नहीं है, अभी हम यहाँ पढ़ते हैं। 1838 में मैथियस स्क्लाइडन थे, जो कि बॉटनिस्ट, प्लांट की स्टडी करने वाले थे। यानी कि बॉटनिस्ट कौन होते हैं, प्लांट की स्टडी करने वाले। तो उन्होंने क्या किया था, स्क्लाइडन ने देखा कि सारे प्लांट्स जो हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स के बने हुए हैं। इस थ्योरी में कुछ डिटेल में मतलब ऐसा कुछ है नहीं, बस इसको नाम दे दिया गया है सेल थ्योरी, तो ये फेमस है तो इसलिए पूछा जाता है। बेसिकली इन्होंने क्या कहा था, 1838 में मैथियस स्क्लाइडन ने ऑब्जर्व किया था प्लांट, दैट सारे प्लांट्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल के कंसिस्ट कर रहे हैं, है ना। और उसी में ही सेकंड पर्सन कौन थे, थियोडर श्वान। तो इनकी थ्योरी को स्क्लाइडन एंड श्वान थ्योरी भी कहा जाता है। तो थियोडर श्वान ने क्या था बताया था, ऑब्जर्व किया था, एनिमल सेल्स जो होते हैं, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। अब ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, आखिर सेल वॉल होता क्या है, चलिए अभी बता दिया जा सकता है आप लोगों को। ये समझ लो एनिमल सेल है, ये समझ लो प्लांट सेल है, इसी तरीके का होता है कुछ, ठीक है। ये एनिमल सेल हो गया और ये प्लांट सेल हो गया। प्लांट सेल को कहीं मूव नहीं करना पड़ता, है ना। प्लांट सेल बिना मूव किए अपने आप को कैसे बचाएगा, अगर कोई फ्लड आ जाता है या फिर यू कैन से बहुत तेज़ आंधी आ जाती है, तो आप लोग तो अपने आप को बचा सकते हो, कहीं घर में घुस के इधर उधर जा करके अपने आप को बचा सकते हो, क्योंकि आप लोग मूवेबल हो। तो एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल क्या है बेसिकली, सेल वॉल नहीं होती एनिमल सेल्स में, ठीक है। सेल वॉल नहीं होती एनिमल सेल्स में, क्यों नहीं होती, क्योंकि हम मूव कर सकते हैं, हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को। बट प्लांट सेल को तो प्रोटेक्ट करने की अपने लिए ज़रूरत है। सेल वॉल रफ एंड टफ एंड डेड होती है। तो सेल वॉल क्या होती है, बिल्कुल टफ होती है एकदम। तो बचाने के लिए प्लांट सेल अपने आप को, क्योंकि वो मूव नहीं कर पाएगा, बचाने के लिए वो क्या करेगा, अपने अंदर सेल वॉल रखेगा। सेल वॉल होती है नेचुरली प्लांट सेल के अंदर। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड होता है, लिविंग होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि एनिमल्स में भी पाया जाएगा एंड एज वेल एज प्लांट्स में भी पाया जाएगा। बट प्लांट के अंदर एक्स्ट्रा एक लेयर होती है, सबसे ऊपर जो अपर मोस्ट होती है वो होती है सेल वॉल, जो कि बचा के रखती है, क्योंकि प्लांट मूव नहीं कर सकता। तो वही किसने बताया था, थियोडर श्वान ने बताया था। जूलॉजिस्ट थे ये, एनिमल्स की स्टडी करते थे, तभी तो इन्होंने एनिमल्स के बारे में बताया कि एनिमल सेल्स लैक करते हैं सेल वॉल, नहीं होता सेल वॉल, लैक यानी कि नहीं होता, कमी है सेल वॉल की, किसके अंदर, एनिमल सेल्स के अंदर। यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल का यूनिक फीचर क्या है कि वो सेल वॉल कंटेन कर रहा है ना। एंड हैड अ थिन आउटर लेयर। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर बाई प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली अगर हम सेल थ्योरी की बात करें तो सेल थ्योरी हमारी यहाँ से यहाँ तक ही है, इतनी ही है सेल थ्योरी, ओके। ये दिस मच इज द सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में 2 नंबर का आ सकता है कि 1838 में मैथियस स्क्लाइडन ने बताया कि प्लांट्स जो हैं कंपोज करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। एंड 1839 में बताया श्वान ने कि जो एनिमल सेल्स हैं उसमें सेल वॉल नहीं होती। आगे बढ़ते हैं तो स्क्लेडन एंड श्वान ने, इन दोनों ने ही एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि सेल फॉर्मेशन होता कैसे है, क्या सेल दोबारा से नहीं बनते हैं, मर के दोबारा नहीं बनते हैं, या पहले वाले सेलों से अराइज होकर आते हैं। तो ये चीज़ कौन नहीं बता पाया, स्क्लाइडन एंड श्वान नहीं बता पाए। तो अब रॉडल्फ विर्चो ने इसको मॉडिफाई यानी कि और अच्छे से बताया, समझाया, जो श्वान और स्क्लाइडन नहीं समझा पाए।
क्या समझाया? रॉबर्ट विर्चो ने 1855 में एक्सप्लेन किया कि जो नए सेल्स होते हैं ना, जो नए सेल्स, ये सेल थ्योरी के अंदर नहीं है, बट इन्होंने सेल थ्योरी को और इम्प्रूव किया। क्या बता के? कि जो सेल्स होते हैं ना, चाहे वो एनिमल सेल्स हो चाहे वो प्लांट सेल्स हो, तो ये दोनों ही क्या है, अराइज करते हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी कि तुम्हारा ये सेल था, ठीक है, ये समझ लो कोई भी एक सेल था, ये ही टूट करके दो में टूट करके क्या बना देगा, दो नए सेल्स बना देगा। यानी कि सारे सेल्स क्या है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आते हैं। ओके, इसको इन्होंने क्या बोला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, अपनी लैंग्वेज में, साइंटिफिक लैंग्वेज में उन्होंने बताया। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, तो नंबर्स के बेसिस पे सेल को हम दो में डिवाइड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ही यहाँ पे आपके पॉइंट्स डाले गए हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, नंबर्स के बेसिस पे होता है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अगर यूनिसेलुलर की बात करते हैं तो यूनी मतलब क्या होता है, यूनिटी होता है ना, यूनिटी इज इक्वल्स टू वन ना, तो बेसिकली वही यूनी मतलब हो गया वन, एंड सेल्यूलो सेल, तो कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, यानी कि एक सेल का बना हुआ। अमीबा क्या है, अमीबा आप लोगों ने यूजुअली देखा होगा, ऐसा होता है ना, मतलब शेप उसका इरेगुलर होता है, सर्कुलर तो नहीं होता है, इस तरीके का होता है अमीबा, एंड एक न्यूक्लियस होता है। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना एक्सक्रीशन, अपना डाइजेशन, अपना खाना एनगल्फ करना सब इसी ही बॉडी से कर लेता है, इस सिंगल बॉडी से कर लेता है। सारे फंक्शंस इसकी बॉडी ही परफॉर्म कर रही है। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, क्योंकि इनका काम यही है कि ये सारे फंक्शंस इसके थ्रू ही करेंगे। एंड हम तो मल्टी सेलुलर है, तो हमें तो एनर्जी भी चाहिए बहुत सारे काम करने के लिए। अमीबा को कोई काम नहीं करना, उसे खाना है, पीना है, एंड देन डाइजेस्ट करना है, एंड देन एक्सक्रीट करना है। ठीक है, हमें काफ़ी सारे काम हैं। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर में आ जाएंगे हम ह्यूमंस किस में आते हैं, मल्टी सेलुलर में आते हैं। मल्टी सेलुलर जो बहुत सारे सेल कंटेन करेगा। तो हमने अभी ऊपर देखा था हमारे अंदर 10⁻14 सेल्स होते हैं अडल्ट बॉडी में। तो दैट मीन्स क्या, कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन है, ह्यूमंस हैं। डिविजन ऑफ लेबर मीन्स डिफरेंट पार्ट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। डिविजन ऑफ लेबर, जो अमीबा है, अमीबा के अंदर क्या है, डिविजन ऑफ लेबर नहीं है, वो खुद ही बॉडी से कवर करवा रहा है ना, अपनी खुद की बॉडी से वो करा रहा है। बट ह्यूमन की अगर हम बात करते हैं, है ना, ह्यूमन की अगर हम बात करते हैं, तो बेसिकली ह्यूमन क्या है, डोंट रिएक्ट, बट ये सपोज कर लो एक ह्यूमन है, तो ह्यूमन को क्या करना है, काफ़ी सारे काम करने हैं। उसका खाने का काम करवाएगा, माउथ डाइजेशन का काम कराएगा, पूरा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा डाइजेशन का काम कराएगा आपका, है ना। आपके हैंड अलग काम करने के लिए बने गए हैं, आपका पैर किसी और काम को करने के लिए बनाया गया है, आपका फेस किसी और काम के लिए बनाया गया है, आपका पूरा बॉडी को डिफरेंट फंक्शन दे रखा है। तो यही कहलाता है डिविजन ऑफ लेबर, काम करने का डिविजन करना, कि ये काम तुम करना, हार्ट का काम है पंपिंग करना, एंड फिर सर्कुलेटिंग करना, फिर ब्लड का काम है सर्कुलेट करना पूरी बॉडी में। तो ये सारे फंक्शंस क्या है, डिवीजन है लेबर के। आपकी खुद की बॉडी कितने सारे काम कर रही है एट अ मोमेंट, आप बैठे हुए क्यों ना हो, है ना, आपकी एनर्जी जा रही है। तो ये सारा काम क्या है, डिविजन ऑफ लेबर। डिफरेंट ऑर्गन्स बना रखे हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए, यही है डिविजन ऑफ लेबर, जो कि ह्यूमंस में पाया जाता है, मल्टी सेलुलर में पाया जाता है बेसिकली ये। अमीबा क्या है, इरेगुलर शेप कंटेन करता है, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है, स्यूडोपोडिया, यानी कि स्यूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, तो इसके फॉल्स फीट होते हैं, क्योंकि इसके फीट इधर से भी बढ़ाए जा सकते हैं, इसके फिक्स्ड फीट नहीं होते, ट्रू फीट नहीं होते इसके, यानी कि ये इधर से बढ़ा हुआ है, अभी हो सकता है इधर से बढ़ जाए, जहाँ से इसको खाना मिलेगा, जहाँ से ये खाना है, तो ये अपने आप का यूँ बढ़ा लेगा जहाँ से उसे खाना मिलेगा। तो दैट मीन्स ये कैसे हो गए, मूवमेंट करते हैं फूड एनगल्फ के लिए, स्यूडोपोडिया। ये किस प्रोसेस से खाना लेते हैं अपने अंदर, एंडोसाइटोसिस, और एक्सक्रीट किस प्रोसेस से करते हैं, एक्सोसाइटोसिस। ये बहुत डीप क्वेश्चंस हैं, मतलब ये वाले एमसीक्यूज में आते हैं आपके।
तो ये चाहो तो करो वरना छोड़ दो, क्योंकि इतना ज़रूरी है नहीं। अगर लंग्स की बात करते हैं, लंग्स के अंदर होते हैं एल्वेओलाई, जो कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत बल्क में पाए जाते हैं, छोटे सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं एक साथ। एंड ये स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पर एक्सचेंज होता है गैसेस का। हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन ये। टिश्यू की स्टडी को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। जैसे सेल की स्टडी को मैंने शुरू लेक्चर में स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, तो आप लोग कमेंट्स में बताइए कि जो सेल की स्टडी होती है वो क्या कहलाती है। कमेंट्स में बताना। करेक्ट आंसर विल बी पिन किया जाएगा। ओके, सबसे पहले सेल से ऑर्गेन बनेगा। सेल्स से एक पर्टिकुलर ऑर्गेन, सपोज कर लो किडनी बन गई, फिर उस ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम बनेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आ गई ना किडनी। तो सपोज कर लो ये है सेल से बना किडनी, किडनी से बना एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम जिसको कहेंगे, एंड ऑर्गेनिज्म बनता है ऑर्गन सिस्टम से। मतलब क्या हो गया? सेल जो बेसिक यूनिट है, सेल से बनती है क्या? टिश्यू, टिश्यू के बाद बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन के बाद बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, एंड देन ऑर्गेनिज्म फाइनली आपके सामने खड़ा होता है। देन अगर हम बात करते हैं प्लांट एंड एनिमल सेल, तो वो किसके बने होते हैं? यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। यानी कि यूकैरियोटिक का मतलब होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनके अंदर पाया जाता है। दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक, है ना। आपने बुक में पढ़ा होगा, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, पुराने। तो पुराने वालों के पास क्या नहीं है? ऐसे ही याद रखो, पुराने प्रिमिटिव वालों के पास, है ना, प्रोकैरियोट्स के पास क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता, वो अच्छे नहीं होते। एंड यूकैरियोटिक जो अभी अभी है, बहुत वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कंटेन करते हैं अपने अंदर। सिमिलैरिटीज प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल। क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, क्या कॉमन है जो दोनों में पाए जाएंगे? तो बेसिकली सबसे पहला है राइबोसोम्स, प्रोटीन फैक्ट्री जिसको कहते हैं, जो कि प्रोटीन बनाने का काम करेगा। वैक्यूल्स, बड़े छोटे, तो बड़े प्लांट सेल्स में होते हैं, एनिमल सेल्स में छोटे छोटे काफ़ी सारे होते हैं। स्मॉल एंड न्यूमरस इन एनिमल सेल, ठीक है। तो बिग एंड वन किस में होता है? प्लांट सेल में, वैक्यूल, एंड स्मॉल एंड न्यूमरस एनिमल सेल में होते हैं। गोल्गी बॉडी, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लाइसोसोम्स क्या है? डाइजेस्ट कर लेते हैं, ब्लास्ट करके अपने आप को डाइजेस्ट कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं ये भी, तो ये भी देखेंगे हम लोग अभी। डिफरेंसेस की बात करें तो सेल वॉल खाली किस में प्रेजेंट है? प्लांट सेल में, जब हमने सेल थ्योरी पढ़ी थी तब हमने आपको बताया था। और सेंट्रायोल जो डिवाइड करता है वो एनिमल सेल में ही पाया जाता है। एंड नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आ गया। सपोज करो ये अमीबा है, ये कोई सेल नहीं है, इसको हमने मान लिया अमीबा है, तो क्योंकि आपकी बुक में अमीबा का डॉटर सेल करके दे रखा है, तो वही आप स्ट्रक्चर ये आता है बनाने को। तो याद रखो ये अमीबा है, अमीबा का इरेगुलर शेप बना लेना। ये तो सर्कुलर बना हुआ है, ये गलत बना हुआ है, मतलब ये तो किसी सेल के लिए बना था, लेकिन हम अमीबा को कंसिडर कर रहे हैं। तो सपोज ये अमीबा है ना, ये अमीबा है, इसने अपने आप को डिवाइड किया, इसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। इसने न्यूक्लियस को डिवाइड कर लिया अपने, है ना। अब ये क्या कर रहा है? अपनी बॉडी को, साइटोप्लाज्म को ही डिवाइड कर रहा है, अंदर जो फ्लूइड पाया जा रहा है उसको ही ये डिवाइड कर रहा है। अब नए डॉटर सेल्स बन गए। साइटोस्केलेटन क्या है? जो सेल है ना, सेल की स्ट्रक्चर को कौन मेंटेन करके रखेगा? साइटोस्केलेटन। इतना याद रखो, इसको याद मत रखो। साइटोस्केलेटन जो है सेल के स्ट्रक्चर को संभाल के रखता है, ठीक रखता है। जैसे आपकी बॉडी पोस्चर को सेरिबेलम का काम है बैलेंस करना, उसी तरीके से इसको साइटोस्केलेटन का काम है सेल की स्ट्रक्चर को मेंटेन करना। बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक है। अब प्रोकैरियोटिक हमने बताया था कि जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड नहीं हो, तो वही बैक्टीरिया। तो ये यूनिसेलुलर है एंड प्रोकैरियोट है, ठीक है। तो ये छोड़ दो, ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है बेसिकली। इसमें कुछ पूछा नहीं जाना चाहिए आप लोगों से। ये आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक सेकेंड। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। तो 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं बैक्टीरिया में, ये भी छोड़ दो।
क्या क्या होती हैं, चलो पढ़ लेते हैं। हार्डेस्ट वाली होती है कैप्सूल और स्लाइम लेयर, सेल वॉल होती है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये लाइन से लिखी हुई है, ये आउटर मोस्ट है, फिर ये है, फिर ये है। एक्स्ट्रा कौन सी है इसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर कैप्सूल, जिसको हम स्लाइम लेयर कहते हैं, जो कि हार्डेस्ट है। ओके, राइबोसोम बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, कैसा टाइप का, 70S। एस का क्या हो गया, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट 70S टाइप के पाए जाते हैं। और 70S टाइप का कंपोजिशन कैसा होता है, स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट। तो ये आप लोगों की मैथ्स मत लगाना है इसमें, 50+30 नहीं, नहीं, ये गलत है, ये मैथ्स नहीं है। यहाँ पर आप लोगों का 50S और 30S मिला करके बनाता है 70S राइबोसोम का टाइप। ठीक है, दो तरीके के होते हैं ना, 70S एंड 80S। तो अब देखो क्या करेंगे नेक्स्ट, ये रहा, नो केमिकल वर्क्स ऑन बैक्टीरिया बिकॉज 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। तो कोई भी केमिकल नहीं वर्क करता किस पे, बैक्टीरिया पे कोई भी केमिकल नहीं वर्क करता, कोई भी केमिकल बैक्टीरिया पे नहीं वर्क करेगा, काम नहीं करेगा। सारे सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं ज़्यादातर बैक्टीरिया में नहीं प्रेजेंट। आप लोगों ने अभी स्ट्रक्चर देखा था बैक्टीरिया का, तो उसमें कोई भी ऑर्गेनल था जो नॉर्मल सेल में पाया जाता है, नहीं था। तो बेसिकली हमारे बैक्टीरिया में भी नहीं पाया जाता क्या, कोई भी सेल ऑर्गेनल। दो तरीके के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव वाला जो होता है कलर देगा, कोई भी अगर आपने स्टेन डाल दिया उसके ऊपर, पर्पल स्टेन दे देगा। एंड ग्राम नेगेटिव होते हैं, नेगेटिविटी होती है, नो कलर, एन है ना, नो कलर नेगेटिव वाले, ग्राम नेगेटिव वाले कोई कलर नहीं देंगे। शेप्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। कोकस स्फेरिकल शेप को कहेंगे, स्फेरिकल शेप तो पता ही होगा, बॉल लाइक शेप। ठीक है, बेसिलियस किसको कहेंगे, रॉड लाइक को। विब्रियो कॉमा शेप्ड लाइक को, एंड स्पाइरल शेप्ड लाइक को हम बोलते हैं स्पाइरलम। अब हमने देख लिया था फंक्शन, है ना, तो साइज एंड शेप ऑफ द सेल भी किस पे डिपेंड करता है, फंक्शन ऑफ द सेल पे। जो भी फंक्शन सेल परफॉर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही शेप और साइज डिफाइन किया जाता है। कैसे, देखो, द शेप एंड साइज ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आ चुका है इस चैप्टर का, कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया क्या है, माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया का साइज यूजुअली 3 to 5 नैनोमीटर होता है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच है। लार्जेस्ट ह्यूमन सेल है एग सेल और यू कैन से ओवम। स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल है स्पर्म। लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल है, लॉन्गेस्ट पूछा जाता है, नर्व सेल। शॉर्टेस्ट ह्यूमन सेल है आरबीसी। साइटोलॉजी हमने देखा था, तो स्टडी ऑफ सेल वॉज कॉइन्ड बाई, ये टर्म किसने कॉइन किया था, हर्टिंग ने, हैव्टविक ने। क्या स्पेलिंग है, हैव्टविक, एक सेकेंड, HEVWTWIG। ठीक है, हैव्टविक ने साइटोलॉजी टर्म को डिफाइन किया था एंड उसको बताया था कि हाँ, सेल की स्टडी को हम क्या कहेंगे, साइटोलॉजी। अभी हमने पढ़ा था प्रोटोप्लाज्म के बारे में। प्रोटोप्लाज्म किसने डिस्कवर किया था, ये कमेंट सेक्शन में सबसे पहले जो बताएगा उसको पिन किया जाएगा। प्रोटोप्लाज्म किसने डिस्कवर किया था, ज़रूर से कमेंट्स में बताना। अब प्रोटोप्लाज्म के बारे में अगर हम देखते हैं तो प्रोटोप्लाज्म, एक सेल ले लो, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो लेयर कहलाएगी ये हमने एनिमल सेल लिया है, तो इसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है, ये जो फ्लूइड पाया जा रहा है इसके अंदर, ये मान लो साइटोप्लाज्म है। और इसके अंदर ये काफ़ी सारे ऑर्गेनल्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो सपोज ये हमारा है सेल, तो इसमें अगर हम बात करते हैं, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है हमारा क्या, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, ये जो ब्लू में है, एंड ये जो येलो में है ये हो गए सेल ऑर्गेनल्स। तो
न्यूक्लियस को हटा करके ये जो 3 चीज़ें हैं, इन तीनों को मिला करके क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म बनता है। 3 फीचर्स जो हर सेल में प्रेजेंट होंगे, वरना वो सेल नहीं होगा, हर सेल में प्रेजेंट होंगे, तो वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे तो वो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा के नेम से भी जाना जाता है। लिविंग होता है, थिन होता है, डेलिकेट होता है, डायनेमिक होता है, यानी कि मूव कर सकता है, फाउंड विदाउट एनी एक्सेप्शन, हर किसी में पाया जाएगा। सेपरेट सेल कंटेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहर के इन्वायरमेंट से क्या करेगा, आपको सेपरेट रखेगा, एंट्री एंड एग्जिट करवाएगा, इलास्टिसिटी इसके अंदर होती है, एंड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि ये सिलेक्ट करता है क्या चीज़ अंदर जाएगी, क्या चीज़ बाहर रहेगी सेल के। फोस्फोलिपिड फॉर फैट इसमें प्रेजेंट है, एंड ग्लाइकोप्रोटीन फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। CO2 एंड O2 का जो डिफ्यूजन होता है वो, अब हम लोग डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है हायर कंसंट्रेशन से चीज़ें लोअर कंसंट्रेशन पे जाती हैं। अब इसको कैसे समझ सकते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल कोई भी एक फूड आपके घर पे बन रहा है, कोई भी आप चीज़ें आपके घर पे बनती हैं तो आपको स्मेल आ जाती है बाहर से ही, किचन से ही आपको एग्जैक्टली स्मेल आती है, सेम टू सेम जो भी खाना बन रहा है। यहाँ पर वो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, जो भी खाने की चीज़ बन रही है उसके पार्टिकल्स यहाँ ज़्यादा हैं, ये हाई कंसंट्रेशन यानी कि बहुत बहुत कंसंट्रेशन में पाए जा रहे हैं। और आप जहाँ बैठे हो, किसी भी रूम में आप लोग बैठे हुए हो, है ना, तो यहाँ से ये क्या हैंगे, बहुत कम कंसंट्रेशन में है ये, है ना, ये लो कंसंट्रेशन में है, लेकिन ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जो जी जा रहा है, मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का, यही कहलाता है डिफ्यूजन। तो सेल में भी ये चीज़ें होती हैं। अभी हम आयोनिसिटी के बारे में पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। H2O वाटर की अगर हम बात करते हैं तो वाटर में ऑस्मोसिस होता है, इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस के नेम से जानते हैं, यही प्रोसेस इसमें होता है, बट ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होती है ना। मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू वाटर लोअर कंसंट्रेशन, बट ये किस में होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स इज सिमिलर, डिफरेंस इन साइज एंड केमिकल होता है। 70% फोस्फोलिपिड इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, ये इंपॉर्टेंट है। 2 तरीके के 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, इनर प्रोटीन होता है, एक आउटर प्रोटीन होता है। इनर प्रोटीन को हम इंटीग्रल प्रोटीन या फिर इंट्रेंसिक प्रोटीन के नेम से जानते हैं। आउटर प्रोटीन होता है जिसको हम पेरिफेरल प्रोटीन या फिर एक्सटेंसिक कहते हैं। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग होती है, आउटर नहीं होती बट कवरिंग होती है सारे सेल्स में। आउटर तो आपका प्लांट सेल में सेल वॉल होता है ना, इसलिए। मॉडल्स दिए गए थे काफ़ी सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। सबसे पहला रॉबर्टसन ने दिया था यूनिट मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन वाला क्या था मॉडल, जिसमें उन्होंने कहा था कि गिवन बाय रॉबर्टसन ऑल बायो मेम्ब्रेन लाइक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली सिमिलर, यानी कि जो बायो मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन है, ये सारे फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों ही डिफरेंट वो सेम होते हैं। डिफरेंस किस में होता है, इनके साइज और केमिकल कंपोजिशन में, किस चीज़ के किस तरीके से मतलब ये बने हुए हो। तो उसमें सैंडविच एंड ट्राइलेमिनर मॉडल, ये डेवसन एंड डेनियली ने दिया था। ये बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, किसने दिया था सैंडविच मॉडल को, किसने दिया था, डेवसन एंड डेनियली। ठीक है, मेम्ब्रेन्स इम्परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल एंड परमिएबल, ये 3 टाइप्स की मेम्ब्रेन्स होती हैं। इम्परमिएबल हो गई जो सॉल्वेंट एंड सल्यूट को अलाउ नहीं करती अंदर आने के लिए। सेलेक्टिवली जो सेलेक्ट करेगी क्या चीज़ आनी चाहिए क्या चीज़ नहीं आनी चाहिए। परमिएबल सब कुछ डाल देगी, सब कुछ, चाहे वो ख़राब चीज़ क्या हो, चाहे वो सही क्यों ना हो। ठीक है, अब ये पेज आया है बहुत ज़्यादा ब्लर, तो मैं इसको ऐसे ही बता दे रही हूँ, आप लोग इस स्क्रीन को मत देखना, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल था एक, है ना, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल था एक, जो कि किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था इसको।
बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था, इन्होंने इसको क्या बताया था, इसको फोस्फोलिपिड बताया था। सी इसको आइसबर्ग जैसा कंटेन किया था, मतलब ये जो प्रोटीन है ये एक सी है, ये एक सी है, और इसमें क्या, ये सी है काय का, फोस्फोलिपिड का, और इसमें पाए जा रहे हैं आइसबर्ग्स। और वो आइसबर्ग्स क्या है, प्रोटीन है। ये सब क्या है, ये प्रोटीन है। और ये जो सी है ये पानी नहीं है, ये क्या है, फोस्फोलिपिड है, फोस्फोलिपिड है। तो वही कहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेमी फ्लूइड है एंड डायनेमिक मोशन है नेचर में। एंड इन्होंने यहाँ पर ये बताना चाहा है जो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इन दो चीज़ों से मिलाकर बनता है, फोस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। एंड दो तरीके के प्रोसेसेस होते हैं, इसको भी इम्पॉर्टेंट नहीं है बट ब्लर आया है, कोई बात नहीं, इसको हम अभी बता देते हैं। पैसिव होता है एक प्रोसेस एंड एक्टिव प्रोसेस होता है। एक्टिव प्रोसेस होता है जब आप एक्टिव होते हो तो आपको एनर्जी चाहिए होती है। बेसिकली आप इनएक्टिव होते हो तब भी आपको एनर्जी चाहिए, बट एक्टिव होना है। सपोज आपको यूट्यूब पे एक्टिव होना है तो उसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत है। ऐसे ही आपको कोई एक्टिव प्रोसेस करना है तो आपको एनर्जी की ज़रूरत रहेगी। पैसिव में आपको एनर्जी की ज़रूरत नहीं रहती है। रिक्वायर एनर्जी, अब एनर्जी रिक्वायर करेगा तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के काम करेगा। लो कंसंट्रेट उल्टा होता है इसमें, रहने दो इसको क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेगा और कुछ नहीं है, आप लोग समझ नहीं पाओगे इसको अभी, ये हाई लेवल का है थोड़ा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन बी ऑब्जर्व्ड ओनली बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम देख सकते हैं। ये भी रहने दो। बल्क ट्रांसपोर्ट, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम इसको कर लेते हैं। एक्सोसाइटोसिस होता है यानी कि रिमूवल, एंडोसाइटोसिस अंदर लेना फूड को। ये दो तरीके के होते हैं, पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। ठीक है। न्यूक्लियस कैन बी विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, यूज लाइट टू इलिमिनेट ऑब्जेक्ट। द अदर ऑर्गेनल्स कैन बी सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको नॉलन रस्क ने क्या किया था, डिस्कवर किया था। लिविंग पार्ट ऑफ सेल्स हैं ये सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं एंड ये सारी जो है लिविंग है और ये सारे जो है नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग वाले याद कर लो, लिविंग वाले अपने आप ही याद हो जाएंगे। नॉन लिविंग वाले हो गए सेल वॉल, वैक्यूल एंड ग्रेन्यूल्स, बाकी के लिविंग। तो नेक्स्टली हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आयोनिसिटी ऑफ सोल्यूशन, जिसमें हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे, आयोनिसिटी के बारे में देखेंगे एंड ये सारे नोट्स आप लोगों को मिलेंगे आके जाके। तो अभी हमारी वीडियो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें हम लोग और देखेंगे सेल के बारे में। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बाकी लोगों को शेयर ज़रूर करना क्योंकि सब तक ये हैंड रिटन नोट्स पहुंचने चाहिए, क्योंकि आजकल थ्योरी देख देख के सब लोग वो हो जाते हैं, बट यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे तो आप अपनी कॉपी नोट्स भी बना सकते हो एंड स्कूल में दिखा सकते हो। तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।